नमस्कार, आप देख रहे हैं मातृभूमि में, आपके साथ शोभना यादव। मातृभूमि में आज बात करेंगे पीएफआई पर पड़े देश भर में छापे की और चंडीगढ़ के एमएमएस कांड में नए खुलासे की। लेकिन बुलेटिन में सबसे पहले आज बारिश से हुई तबाही की बात करना बेहद जरूरी है। उत्तर प्रदेश में आज बेमौसम बरसात से कई जगह काफी नुकसान हुआ है। फिरोजाबाद के नगर निगम के वार्ड नंबर 56 के उर्दू नगर में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। गाड़ियां पानी में डूब गई हैं और ऐसा नहीं है कि 1/4 या 3/4 डूबी हैं। आप इन तस्वीरों को देखिए, पूरी गाड़ियां डूब गई हैं। यहां लगातार बारिश के बाद लोगों के घरों में इतना पानी भर गया है कि लोग घरों को छोड़कर सीढ़ी लगाकर छत पर चढ़ रहे हैं। लोग इतने पानी से भयभीत हैं कि वो अपने बच्चों को कंधे पर बिठाकर पानी में होकर निचले स्थान से ऊंचे स्थान पर ले जा रहे हैं, क्योंकि उनके घरों में पानी भर गया है। यहाँ तक कि घरों में रखा सामान भी पानी के हवाले हो गया है। हालात इतने खराब हैं कि बाढ़ जैसी स्थिति यहाँ पैदा हो गई है। लोगों का कहना है कि फिरोजाबाद स्मार्ट सिटी है, लेकिन उर्दू नगर में विकास कभी हुआ ही नहीं, जिसके चलते आज लोगों को अपना घर छोड़कर दूसरों के घरों में जाना पड़ रहा है। तो लगातार बारिश के चलते उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में ये हालात पैदा हो गए हैं। और हम आपको बता दें कि 24 घंटे से लगातार हो रही बारिश से फिरोजाबाद के शोकोहाबाद थाने क्षेत्र के बंसी नगर में रहने वाले परिवार की वजह से, जो आप देख रहे हैं, बारिश की वजह से मकान गिर गया है, जिसमें 8 लोग मौजूद थे। एक बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई, 7 लोग घायल हुए हैं। शोकोहाबाद के चिकित्सालय में इनको भर्ती कराया गया है। जिलाधिकारी का कहना है कि अगर ऐसे कमजोर मकान में लोग रह रहे हैं तो वो सावधानी बरतें और वहां ना रहें। तो लगातार 24 घंटे से हो रही बारिश के चलते ये घर ढह गया। एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, 7 लोग घायल हुए। जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। ये उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। उर्दू नगर में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। लोग सीढ़ी लगाकर छत पर जा रहे हैं, लेकिन ये ध्यान रखना होगा कि नींव में पानी भरने से पूरा का पूरा मकान ही ढह सकता है। और उत्तर प्रदेश ही नहीं, आज उत्तर भारत के कई इलाकों में बारिश हो रही है। इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है और जगहों से भी हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे। दिल्ली समेत 13 राज्यों में आज सुबह से पीएफआई के ठिकानों पर एनआईए और ईडी की छापेमारी चल रही है। ये छापे केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में चल रहे हैं। ये 10 तस्वीरें आपके सामने, जहां जहां इस समय पीएफआई के ऊपर ईडी और एनआईए के छापे चल रहे हैं। छापे के दौरान एनआईए ने पीएफआई के 100 से ज्यादा नेताओं और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है, तो वहीं बाराबंकी से पीएफआई के पूर्व कोषाध्यक्ष नदीम को भी गिरफ्तार किया गया है। सीएए एनआरसी हिंसा में भी नदीम का नाम आया था। छापे को लेकर कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है। पीएफआई का कहना है कि आतंकी कनेक्शन के आरोप गलत हैं और उसके नेताओं को परेशान किया जा रहा है। तो सबसे बड़ा एक्शन ईडी और एनआईए का पीएफआई के तमाम ठिकानों के ऊपर, लेकिन पीएफआई के लोगों का कहना है कि उनको टारगेट किया जा रहा है, उनका आतंकवाद से कोई लेना देना नहीं है। और हम आपको बता दें कि एनआईए और ईडी से देश भर में 100 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। इसको लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने आज एक बैठक भी की है। इसमें शाह के साथ एनएसए अजीत डोभाल, डीजी एनआईए और गृह सचिव भी शामिल हुए। अमित शाह ने आतंकी फंडिंग और आतंक पर जीरो टॉलरेंस की बात कही है। विकास भदौरिया ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ रहे हैं। विकास, क्या अपडेट इस बैठक में, क्या कुछ चर्चा हुई और आगे क्या रणनीति रहेगी आतंकवाद से लड़ने के खिलाफ? देखिए, रणनीति तो बिल्कुल जीरो टॉलरेंस की है। आज बैठक में गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया अधिकारियों को कि टेरर फंडिंग और टेरर के मुद्दे पर किसी भी तरह की कोई कोताही ना बरतें, दोषी को किसी सूरत में बख्शने ना दें, उसके खिलाफ एविडेंस स्ट्रॉन्ग इकट्ठे किए जाएं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये पूरे आज की रेड की कहानी और पटकथा जो है 17 जुलाई को उस समय तैयार हो गई थी जब फुलवारी शरीफ में बिहार के एक मॉड्यूल पकड़ा गया था। फुलवारी शरीफ मॉड्यूल में जो दस्तावेज बरामद हुए थे उसमें 2 अहम चीजें थी। एक, 2047 तक भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाने के लिए पीएफआई प्रयास करेगा और उसके लिए दूसरे देशों से समर्थन भी लेगा। इसके अलावा आगे की जांच जब बढ़ी तब फिर टर्की और पाकिस्तान से इस मामले में टेरर फंडिंग के सबूत
एनआईए को मिलने लगे थे। और ये रिपोर्ट जब आईबी डायरेक्टर ने गृह मंत्री अमित शाह के साथ साझा की थी, उसके बाद 29 अगस्त को अमित शाह ने एक बैठक की थी। गृह मंत्री की इस बैठक में ही पटकथा लिख गई थी। एनआईए, ईडी और तमाम जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, उनके साझा नेतृत्व में इस ऑपरेशन की नींव रख दी गई थी। और आज उसी की परिणति थी कि आज 106 चर्चा हुई। बहुत बहुत धन्यवाद विकास भदौरिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो अहम बैठक गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में। इस समय की बड़ी खबर यही है कि पीएफआई के जो छापे हैं वो तमाम बड़े शहरों में इस समय चल रहे हैं। पीएफआई ने कल इसके विरोध में केरल बंद का आह्वान किया है। एनआईए छापेमारी के विरोध में इस बंद का आह्वान किया गया है। पीएफआई के तमाम नेता कार्यकर्ता यही कह रहे हैं कि हमारा आतंकवाद से कोई लेना देना नहीं है, हमें टारगेट किया जा रहा है। और इसी को देखते हुए पीएफआई ने कल केरल में बंद बुलाया है, बंद का आह्वान किया हुआ है। तमाम रिपोर्टर्स हमारे इस समय फील्ड में मौजूद है, मैं उनका रुख करना चाहूंगी। आशीष कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं हैदराबाद से, जितेंद्र दीक्षित मुझे दिखने लगे मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष, पहले मैं आपका रुख करना चाहूंगी। पीएफआई ने केरल में बंद का आह्वान किया है। लगातार टेरर प्लस टेरर फंडिंग की जांच इस समय चल रही है पीएफआई के खिलाफ, क्योंकि एनआईए जो कि आतंकवाद से जुड़े हुए मुद्दों को डील करती है और ईडी जो कि टेरर फंडिंग के ऊपर जांच कर रही है। ये दोहरा प्रहार इस समय हो रहा है पीएफआई के ऊपर। जी हाँ शोभना, आपने बिल्कुल सही कहा, यह दोहरा प्रहार है। अर्ले तड़के 3:30 बजे से ये रेड शुरू होती है। सबसे ज़्यादा गिरफ्तारियां अगर बात करें तो केरला से हुई हैं, 22 गिरफ्तारियां केरला से हुई हैं, 20 गिरफ्तारियां कर्नाटक से हुई हैं, 9 गिरफ्तारियां जहां तमिलनाडु से हुई हैं, वहीं 5 गिरफ्तारियां आंध्र प्रदेश से हुई हैं। तो जाहिर तौर पर बड़ा क्रैकडाउन है दक्षिण भारत में पीएफआई के नेटवर्क के ऊपर। यहाँ ये भी बताना ज़रूरी है कि पीएफआई जो ऑर्गेनाइजेशन है, सबसे पहले इसका उदय और एक्टिव ये केरला में हुआ, उसके बाद कर्नाटक में इसने पैर पसारे, तमिलनाडु में ये काफ़ी ज़्यादा एक्टिव था, उसके बाद आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी इसकी उपस्थिति दर्ज की गई। उसके बाद जुलाई में 5 जुलाई को सबसे पहले निज़ामाबाद पुलिस, तेलंगाना की पुलिस, उसने एक टेरर ट्रेनिंग कैंप को बस्ट किया। इस टेरर ट्रेनिंग कैंप में यह पाया गया कि पीएफआई कराटे ट्रेनिंग, मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग की आड़ में अपने कार्यकर्ताओं को हिंसा भड़काने की ट्रेनिंग दे रही थी। उस केस को अगस्त की 26 तारीख को एनआईए ने अपने हाथ में लिया और उसके बाद सितंबर में 18 को रेड होती है 38 जगहों पर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। और आज की जो देशव्यापी रेड है उसी इन्वेस्टिगेशन की आगे की कड़ी है। खास बात यह है कि इसमें टेरर फंडिंग का भी एंगल आया और इसलिए ईडी भी इसमें इन्वॉल्व हुई है। ठीक है आशीष, बने रहिए। मैं जितेंद्र दीक्षित का रुख करना चाहूंगी, मुंबई से मेरे साथ मौजूद है जितेंद्र दीक्षित। देशव्यापी रेड्स चल रही हैं इस समय पीएफआई के खिलाफ, लेकिन पीएफआई कह रहा है कि उसका आतंकवाद से कोई लेना देना नहीं है। ये जो रेड्स हो रही है, क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? शोभना, अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूं तो महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर आज सुबह से कार्रवाई हो रही है और महाराष्ट्र की एक कार्रवाई एनआईए जो है एटीएस के साथ मिलकर कर रही है। एटीएस की टीमें महाराष्ट्र के 12 अलग अलग शहरों में, जिनमें कि मुंबई शामिल है, नवी मुंबई शामिल है, औरंगाबाद शामिल है, पुणे शामिल है, बीड और इसके अलावा नांदेड़ और दूसरे मराठवाड़ा के जो शहर हैं वहां पर एटीएस की कार्रवाई आज तड़के से चल रही है। और अब तक जो हमें जानकारी मिली है कि 22 लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है। एटीएस ने 4 अलग अलग एफआईआर दर्ज की हैं और ये एफआईआर यूएपीए जैसे सख्त कानून के तहत दर्ज की गई हैं। इसके अलावा आईपीसी की धारा लगाई गई हैं, जिनमें की आरोप हैं सरकार के खिलाफ जंग छेड़ने जैसे, दो समुदायों के बीच में आपसी वैमनस्य पैदा करने जैसे, घात पात के हिंसा करने के इरादे जैसे, इस जैसी सख्त धाराओं के तहत ये कार्रवाई की गई है और लगातार इस वक्त ये कार्रवाई चल रही है। मैं आपको बता दूं शोभना की महाराष्ट्र वो राज्य है जहां पर की इतिहास रहा है सांप्रदायिक हिंसा का, जहां इतिहास रहा है आतंकी हमलों का, और ऐसे में महाराष्ट्र में इस तरह की एक कार्रवाई होना काफी अहम माना जा रहा है कि किस तरह से दक्षिण भारत में पैदा हुआ एक संगठन महाराष्ट्र में अपने पैर पसार रहा था। क्योंकि जो हमें जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक जो जिस शख्स को आज मुंबई से गिरफ्तार किया गया वो दक्षिण भारत से ही मुंबई में आकर बसा था, मुंबई के ट्रॉम्बे इलाके में आकर बसा था। इसके अलावा मुंबई का जो पड़ोसी शहर है नवी मुंबई, वहां पर भी पीएफआई का दफ्तर खोला गया और सबसे ज्यादा पीएफआई का कंसंट्रेशन जो है वो पुणे और मराठवाड़ा के औरंगाबाद इन इलाकों में हो रहा था, ऐसी जानकारी आई थी। और इस लिहाज से
जो तमाम खुफिया एजेंसियां हैं, जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, वो खास नजर बनाए हुए थी। खास करके 26/11 का जो हमला हुआ था 2008 में, उसके बाद से जो मल्टी एजेंसी सेंटर बनाया गया इंटेलिजेंस शेयरिंग के लिए, तो उनके बीच जो सूचनाओं का आदान प्रदान हुआ, तब से इन पर निगाह रखी जा रही थी और आज ये इस तरह की कार्रवाई हुई। बिल्कुल, 13 राज्य 106 गिरफ्तारियां, एनआईए ईडी का शिकंजा पीएफआई के ऊपर। इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। हम आपको बता दें कि बेंगलोर में पीएफआई का ऑफिस सील हुआ है। वहां पर पीएफआई के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। देखते हैं पिंकी राजपुरोहित की यह खास रिपोर्ट। पता नहीं लग रहा कि इधर होना है। की रेड के बीच बेंगलुरु के पीएफआई ऑफिस को फिलहाल सील कर दिया गया है। तस्वीरें आपको दिखाएं तो आप देख सकते हैं कि ये बेंगलुरु केस के गार्डन के पीएफआई ऑफिस की तस्वीरें हैं, जिसे फिलहाल सील कर दिया गया है। और साथ ही सूत्रों के हवाले से ये खबर जरूर आ रही है कि अनीस अहमद खान, जो कि नेशनल सेक्रेटरी है, उसे भी डिटेन किया गया। हालांकि अब तक औपचारिक तौर पर एनआईए के स्टेटमेंट का इंतजार करना होगा, लेकिन इस बीच प्रोटेस्ट भी यहाँ पर देखे गए थे। लगातार अलग अलग इलाकों में जो ये प्रोटेस्ट देखे जा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि एनआईए ने मैसूर, कोप्पल और कलबुर्गी के जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स है पीएफआई के, उन्हें भी फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन और ज्यादा कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना हो, इसी को देखते हुए फिलहाल यहाँ पर सिक्योरिटी जो है वो बढ़ा दी गई है। पुलिस पर्सोनल, जैसे कि आप देखेंगे, यहाँ पर तैनात किए गए हैं ताकि कोई भी ऐसा इंसिडेंट जो है वो सामने नहीं आए। और लगातार मैंगलोर समेत अलग अलग इलाकों में इस वक्त जो गिरफ्तारी है वो जारी है और साथ ही रेड्स एनआईए के किए जा रहे हैं। अगर खाली कर्नाटका की बात करें तो 20 लोगों को फिलहाल गिरफ्त में लिया गया है। कैमरा पर्सन प्रसन्ना कुमार के साथ पिंकी राजपुरोहित, एबीपी न्यूज, बेंगलुरु। तो आतंक कनेक्शन में पीएफआई पर ऑल इंडिया रेड्स इस समय चल रहे हैं, यानी पूरा देशव्यापी रेड इस समय ईडी और एनआईए की चल रही है पीएफआई के तमाम ठिकानों पर। बिहार के पूर्णिया में भी ये रेड हुई है। हमारे सहयोगी शशांक ने हमें एक रिपोर्ट भेजी, वो आप देखिए। इस वक्त हम पूर्णिया में हैं। अमित शाह की रैली है, उसके पहले जो पीएफआई का दफ्तर है उस पर एनआईए की छापेमारी चल रही है। देखिए, इस वक्त हम पूर्णिया में जो पीएफआई का दफ्तर है उसी के ठीक आगे खड़ा है। यहाँ पर एनआईए की टीम मौजूद है, साथ में स्थानीय पुलिस भी है। ये पीएफआई का यहाँ पे बहुत पुराना जो है कार्यालय है, यहीं पर छापेमारी हो रही, जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं, और कागजातों को खंगाला जा रहा है। पटना में फुलवारी शरीफ में टेरर मॉड्यूल का खुलासा हुआ था, जहाँ पे पीएफआई में ट्रेनिंग की आड़ में आतंकी ट्रेनिंग दी जा रही थी और 2047 तक भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाने की साजिश चल रही थी। इसमें कई लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, कई लोगों पर एफआईआर हुआ था, उनका कनेक्शन सीमांचल से था। पूर्णिया सीमांचल में आते, उसमें अभी भी कई लोग फरार हैं। इस मामले में ही जो एनआईए की टीम है यहाँ पे छापेमारी करी, आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं। उसी मामले में कागजातों को खंगाला जा रहा है, उसी मामले में आगे की कार्रवाई जो है चल रही है। लेकिन टाइमिंग देखिए, अमित शाह आने वाले उसके ठीक पहले जो है ये कार्रवाई शुरू हुई है। कुछ बड़ी सूचना अंदर का इनपुट मिला था यहाँ पे जांच एजेंसियों को, उसके बाद जो जांच एजेंसियों की टीम है यहाँ पे पहुंची है। गेट पूरी तरह लॉक कर दिया गया है, मीडिया को अंदर जाने की इजाजत नहीं है। लेकिन हम आपको एकदम अंदर की तस्वीर यहाँ से दिखा रहे हैं। देखिए, यहाँ पे सीआरपीएफ के भी जो लोग हैं वो मौजूद हैं और अंदर अधिकारी लोग हैं जांच एजेंसियों के। कब घंटों भर यहाँ पे छापेमारी चलेगी। अब तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है, लेकिन जो अहम दस्तावेज हैं, कागजात हैं, उनको देखा जा रहा है। एनआईए के हाथ कुछ बड़ी सफलता यहाँ लग सकती है, कुछ अहम सुराग जो है मिल सकते हैं। लेकिन सुबह से जो है छापेमारी अभी भी जारी है। जो तो मातृभूमि में अगली खबर का रुख करेंगे। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के एमएमएस कांड में नया ट्विस्ट आ गया है। जिस लड़की को अभी तक आरोपी कहा जा रहा था, वो दरअसल पीड़ित निकली। बड़ी खबर इस समय की यही है कि इस लड़की को भारतीय सेना का एक जवान ब्लैकमेल कर रहा था। तो चंडीगढ़ एमएमएस कांड में नया खुलासा, भारतीय सेना का जवान इस लड़की को पीड़ित जो है उसको ब्लैकमेल कर रहा था। हुआ यूं कि इस लड़की के पुराने दोस्त ने उसका अश्लील वीडियो इस जवान तक पहुंचाया था, जिसको लीक करने की धमकी देकर सेना का जवान बाकी लड़कियों के वीडियो बनाने को मजबूर कर रहा था। जम्मू का रहने वाला ये जवान अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर के पास पोस्टेड है। पुलिस के मुताबिक पीड़ित लड़की हॉस्टल की लड़कियों का कोई वीडियो नहीं बना पाई थी, उसने अपने ही वीडियो रिकॉर्ड किए थे। फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने मोबाइल फोन की जांच के बाद पुलिस को यह बताया है। अब पुलिस सेना के इस जवान को गिरफ्तार कर पूछताछ करेगी। तो अभी तक जो आरोपी लड़की थी वही पीड़ित है, अभी तक जो पुलिस की जांच में सामने आया है। जगविंदर पटियाल ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ रहे हैं। जगविंदर, सेना का जवान इसमें इन्वॉल्व हो गया है और अभी तक जो लड़की आरोपी थी वो अब पीड़िता निकली है। अब ये जांच आगे बढ़ेगी। देखिए, एसआईटी की जांच में पता जो लगा है उसके मुताबिक तो असली विलेन जो है वो भारतीय सेना का एक जवान है। ठीक कहा आपने, ईटानगर के पास पोस्टेड है और 5 जैक राइफल का वो जवान बताया जा रहा है। जम्मू के सांबा का रहने वाला है। असल में हुआ ये था कि इस लड़की के एक पुराने दोस्त ने उसको
वीडियो, लड़की का वीडियो जो है, अश्लील वीडियो दिया था और इस वीडियो के आधार पर वो ये जो लड़की चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में रहती थी उसे लगातार संपर्क करने लगा और उस भारतीय सेना के संजीव कुमार नाम के जवान ने इसी लड़की को ये कहा कि जैसे आपका अश्लील वीडियो है ऐसे ही ऑल अश्लील वीडियो मुझे हॉस्टल से बनाकर भेजो। हालांकि पुलिस का ये दावा है कि वो लड़की ऐसा कोई वीडियो नहीं बना पाई, उसने केवल 1-2 वीडियो रिकॉर्ड करने की कोशिश की जो उन लड़कियों के हॉस्टल में घूमते फिरते कमरे में आते जाते हुए इस तरह के रिकॉर्ड हो पाए। लेकिन संजीव कुमार ने उसे इस बात के लिए दबाव डाला कि वो अश्लील वीडियो दे, वरना वो आगे जो उसका अपना अश्लील वीडियो है उसको बाकी लोगों को वायरल कर देगा। इस दबाव में आकर लड़की उनका वीडियो बनाने का प्रयास करती रही लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हुई। अब एसआईटी के सामने ये खुलासा होने के बाद अरेस्ट वारंट लिया गया है जो भारतीय सेना का जवान है उसका, और चंडीगढ़ माफ कीजिएगा पंजाब पुलिस की एसआईटी की टीम जो है उसे गिरफ्तार करने के लिए गुवाहाटी के लिए निकल चुकी है पंजाब से। अब तक वो गुवाहाटी पहुंचने वाले होंगे क्योंकि सुबह की फ्लाइट से उनको गुवाहाटी पहुंचना था और वहां से वो ईटानगर जाकर आर्मी हेडक्वार्टर से बात करके उनकी गिरफ्तारी करेंगे। बिल्कुल, और फिर ये पूछताछ आगे बढ़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद जगविंदर पटियाल इस पूरी जानकारी के लिए। देश भर में पीएफआई पर आज छापे पड़ रहे हैं। पीएफआई पर बैन लगाने की मांग काफी समय से उठ रही है और इन मुद्दों पर एबीपी न्यूज संवाददाता विकास भदौरिया ने साध्वी रितंबरा से बात की है। इंटरव्यू में इसके अलावा ब्रिटेन में हुए दंगों पर भी उनसे सवाल पूछा गया। तमाम मुद्दों पर साध्वी रितंबरा का क्या कुछ कहना है वो सुन लेते हैं। हमारे साथ साध्वी रितंबरा जुड़ी हुई हैं, उनका रुख कर लेते हैं और उनसे समझते हैं कि वर्तमान राजनीतिक हालात में जिस तरह से तमाम एजेंसियां कार्रवाई कर रही हैं, पीएफआई हो चाहे ईडी हो, वो पीएफआई पर जो कार्रवाई चल रही है उसको लेकर साध्वी रितंबरा क्या सोचती हैं। साध्वी रितंबरा, आपका स्वागत है। पीएफआई पर बैन क्यों नहीं लगा देना चाहिए, क्योंकि तमाम ऐसे सबूत गाहे बगाहे मिलते रहते हैं एजेंसियों को जिसमें ये साफ होता जा रहा है कि न केवल फंडिंग बाहर से हो रही है बल्कि लगातार हिंसा भड़काने की कोशिश में पीएफआई जुटी हुई। तो निश्चित रूप से इस तरह की जो ताकतें हैं जो देश में अस्थिरता पैदा करना चाहती हैं उन पर अंकुश लगना चाहिए। भारत की मुख्य धारा से जुड़कर सब लोग सुखी रह पाएंगे। जो देश के विरुद्ध, देश के प्रति अपने हृदय में अच्छी भावना नहीं रखते, ऐसी ताकत ना बन पाए, उस तरह के कदम तो उठाने ही पड़ेंगे। और उसके लिए क्या कदम उठाने हैं क्या नहीं, जो देश की जिम्मेदार लोग हैं उनको देखना होगा कि किस तरह इन ताकतों का दमन किया जाए ताकि पूरा समाज सुख शांति से रह सके और हम जिस समृद्धि और प्रगति और शांति के साथ भारत को उत्कर्ष की तरफ ले जाना चाहते हैं वो संभव हो सके। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं, बहुत सारी सज्जन शक्तियां हैं जो भारत का उत्कर्ष चाहती हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी विघ्न संतोषी लोग हैं जो भारत के उत्कर्ष में राजी नहीं हैं। इसलिए उन लोगों पर अंकुश लगाना, उनको कंट्रोल करना, ये तो बहुत ही जरूरी है। साध्वी जी, क्या ये सही है कि आप बर्गिमन जाने वाली थी जहां हिंदू मंदिरों पर मुस्लिम लगातार हमला बोल रहे हैं? कल रात भी इस तरह की कार्रवाई हुई है। हाँ जी विकास जी, मैं अमेरिका के प्रवास में थी, उसके बाद मुझे इंग्लैंड जाना था, लेकिन अमेरिका में मुझे कोविड हो गया था तो हमने अपने कार्यक्रम पहले ही पोस्टपोन कर दिए थे। इंग्लैंड नहीं जाने का निर्णय कर लिया था, लेकिन उसके बाद भी वहाँ प्रदर्शन हो रहे हैं, हिंसा हो रही है और मंदिरों पर आघात हो रहे हैं, सनातन पर आक्रमण हो रहे हैं और इस तरह की हिंसक भीड़ अराजक व्यवहार कर रही है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हालात हैं क्योंकि वहाँ का कार्यक्रम तो मेरा पहले ही पोस्टपोन हो गया था मेरे स्वास्थ्य की वजह से। हमने वहाँ जाना था, 5 जगह मेरा प्रोग्राम होना था, लेकिन वो कार्यक्रम पोस्टपोन हो गया। उसके बावजूद उन्होंने राजनीतिक लोगों पे ऐसे दबाव बनाए कि मुझे एलए से जो है वो लंदन में अपनी फ्लाइट ट्रांजिट करनी थी, उसकी भी उन्होंने इजाजत नहीं दी क्योंकि उन्होंने ऐसे नैरेटिव वहां बना दिया जैसे हम बहुत बड़े आतंकवादी हैं, आतताई हैं। तो ये स्थिति है। वो कहते हैं ना विकास की वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती, हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। हम तो वहां गए ही नहीं, हमारा प्रोग्राम पोस्टपोन पहले ही हो गया था। उसके बाद भी ये हिंसक प्रदर्शन, ये क्या इरादे हैं, ये तो सब अच्छी तरह समझ सकते हैं कि कैसे एक समाज को टारगेट करके उसकी छवि को बिगाड़ना और उसके अंदर भय पैदा करना हिंसक भीड़ के द्वारा बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण
घटनाएं हैं जो इंग्लैंड के अंदर हो रही हैं। और मंदिर तो मंदिर, देखिए उससे पहले हिंदुओं के घरों को चुन चुन कर टारगेट किया जा रहा था, हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा था और उनकी गाड़ियों तक को तोड़ा फोड़ा जा रहा था। तो यही एक वजह थी जिसकी वजह से आप चाहते थे वहां पर जाएं? ना, ये कोई वजह ही नहीं थी। मेरा कार्यक्रम, वो हमें इस घटना का पता ही नहीं था क्योंकि हम तकरीबन 1.5 महीने से प्रवास में निकले हुए हैं। तो जब आप भ्रमण करते हो, लगातार यात्रा करते हो, तो आपको बहुत सारे समाचार नहीं पता होते। वो मुझे पता ही नहीं था। हम इस वजह से नहीं जा रहे थे वहाँ। हम तो हर साल जाते हैं। तकरीबन 20 वर्ष हो गए मुझे उसी मंदिर में जाते हुए। 25 वर्ष हो गए हमें पूरे विश्व की यात्रा करते हुए। ऐसा कभी नहीं हुआ जो अभी हो रहा है। और अभी क्यों हो रहा है, इसके पीछे कौन सी शक्तियां हैं जो इस तरह भारत की छवि बिगाड़ रही हैं और हिंदू समाज को टारगेट कर रही हैं। ये तो बहुत चिंतन और चिंता का विषय है। हमारी वहाँ के समाज की सुरक्षा, उनके मान सम्मान की सुरक्षा, ये तो वहाँ की सरकारों को निश्चित करना होगा और अपने समाज को भी संगठित होकर जो है, जो सच है, जो तथ्य हैं, उससे परिचित करवाना होगा। क्योंकि हमारा जो हिंदू समाज है वो काफी उपराम रहता है इन सब बातों से, लेकिन जो दुर्जन शक्तियां हैं वो तो बड़ी प्रबल है। उनके पास आसुरी ताकत है, उनके पास पैसे की ताकत है, उनके पास वोट बैंक की ताकत है, उनके पास पता नहीं किस किस तरह का बल है। तो ऐसे सारी शक्तियों के सामने संगठित होकर सज्जनों को अपनी ये जो आग है, नहीं तो सबको झुलसाएगी अगर इसी तरह सब मौन बने रहे, मूक तमाशा देखते रहे। और वहाँ के कानून के लिए वहाँ के सरकार के ऊपर दबाव बनाना होगा। और आप देखिए विकास, इसी इंग्लैंड के अंदर पार्लियामेंट में मेरे कार्यक्रम हुए हैं जिसमें वहाँ के सांसद भी शामिल हुए हैं। आपको शायद संज्ञान में होगा, मैं वात्सल्य का, मनुष्यता का कार्य कर रही हूँ। 20-25 सालों से मैं विदेश की यात्राएं करती हूँ, कभी ऐसा नहीं हुआ। लेकिन ये तो इनको बहाना चाहिए था। इनको, इनके भीतर विष है, भारत के प्रति नफरत है, सनातन के प्रति नफरत है, हम मूर्ति पूजकों के प्रति नफरत है। और हम मूर्ति पूजक ही नहीं है विकास, हम तो जल का भी, सूर्य का भी, धरती का भी, कण कण का मान सम्मान करने वाले लोग। वसुदैव कुटुंबकम की भावना, हम प्रकृति की पूजा करते हैं, पूरे विश्व को अपना परिवार मानते हैं। हमारी प्रार्थनाओं में सर्वे भवन्तु सुखिना के भाव रहते हैं। हम जो हर एक नन्हे से अस्तित्व का सम्मान करते हैं, उनके ऊपर आतताई आतंकवादी या हिंसक या नफरत करने वाले लोग ऐसा नैरेटिव सेट करने का जो षड्यंत्र है, इसे तो नष्ट करना होगा ना, इसे तो विफल करना होगा। साध्वी रितंबरा जी, लेस्टर से लेकर बर्गिमन तक लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं और भारत में मदरसा का सर्वे हो रहा है, वक्फ बोर्ड का भी सर्वे कराने के आदेश दिए गए हैं। क्या आप इसे जोड़कर देखती हैं? अब हो सकता है कि ये सब हो, ये भी कारण हो, क्योंकि जो बहुत सारी ऐसी शक्तियां हैं जो भारत के अंदर अस्थिरता पैदा करना चाहती हैं। हम दूसरी बात कहते हैं विकास जी, अगर हम मनसा वाचा कर्मणा, मनसा वाचा कर्मणा का मतलब होता है अगर हम मन से, कर्म से, वाणी से एक से हैं, तो कोई हमारा निरीक्षण करे, परीक्षण करे, हमको क्या दिक्कत होनी चाहिए। अगर कोई हमारी आड़ लेकर ऐसे तत्व कुछ देश के विरुद्ध काम कर रहे हैं, उन पर तो अंकुश लगाना ही होगा ना। जिस तरह भारत के अंदर इन्होंने दबाव बनाया, इस तरह भारत के बाहर दबाव बना रहे हैं, वो तो यही समझ में आ रहा है। लेकिन ये जो विष है, ये जो नफरत है जिस तरह प्रकट हो रही है, आप ये देखो कि वो स्वयं को इनोसेंट बता रहे हैं और हिंदू समाज को आतताई बता रहे हैं। और जिस कार्यक्रम का विरोध कर रहे हैं वो कार्यक्रम हो ही नहीं रहा, फिर भी वहां प्रदर्शन हो रहे हैं। इसका अर्थ क्या है, ये तो समझा जा सकता है ना कि इरादे ही इस तरह के हैं, हिंसा से भरे हुए, विध्वंस के अलावा चिंतन में कुछ है ही नहीं है। अच्छा साध्वी जी, आपने देखा होगा हिजाब को लेकर ईरान में ज़बरदस्त प्रदर्शन हो रहा है, वहाँ पर लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, लेकिन कर्नाटक में मुस्लिम लड़कियाँ हिजाब ही पहनना चाहती हैं, उसी का समर्थन कर रही हैं। क्या वजह लगती है आपको, दोनों देशों में समाज के बीच इतनी बड़ी खाई कैसे? देखिए, सब अपनी अपनी विचारधारा है। जिन्होंने जो इस चीज से ऊब चुके हैं, जो थोड़ा समझते हैं, वो अलग तरह सोचते हैं, भारत के अंदर अलग तरह से सोचते हैं। चीज़ों को उस तरह तो देखा नहीं जा रहा। ऐसा होता है विकास जी, जब हम किसी धारणा से चीज़ों और परिस्थितियों को देखते हैं ना,
तो हम कभी भी सच नहीं देख पाते हैं। तो ये तो बहुत ही विचित्र बात है। उसी बात को लेकर कहीं पक्ष में कहीं विपक्ष में, और आजादी का इस तरह दुरुपयोग तो होता ही है। लोग ये कहते हैं कि ये पहनने की आजादी से जुड़ा हुआ मसला है, आप कह रहे हैं कि आजादी का दुरुपयोग है भारत में। देखिए, ये तो व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है कि वो क्या पहने क्या ना पहने। निश्चित रूप से ये उसकी व्यक्तिगत चॉइस है, लेकिन जब कोई सार्वजनिक कोई व्यवस्था होती है वो मेरे अपनी चॉइस से नहीं चल सकती ना। मेरे अपनी धारणा कुछ है, मेरा धर्म कुछ और कहता है, मेरी मान्यताएं कुछ और कहती हैं, पर देश तो उससे नहीं चलते ना। संवैधानिक कुछ व्यवस्थाएं हैं जिसके अनुसार देश चलता है। अगर इस तरह सब करने लगे तो फिर तो एक अलग तरह की अराजकता और निरंकुशता का वातावरण बनेगा। व्यक्तिगत ओढ़ना पहनना वो सबका अपना अपनी चाह है, वो अपनी मान्यता परंपरा, उसका आदर किया जाना चाहिए, लेकिन वो आप व्यक्तिगत रूप से कर सकते हैं। लेकिन बाकी सार्वजनिक कोई संस्थान है, उनके कुछ नियम होंगे, वो कायदे कानून से चलना पड़ता है ना। साध्वी जी, मुझे याद है राम मंदिर आंदोलन के दौरान आपने नारा दिया था अयोध्या के बाद मथुरा काशी, उसके बाद भी ये नारा बुलंद होता रहा। क्या आपको लग रहा है कि जो अभी कोर्ट केस के जरिए मथुरा और काशी उसी तरह बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, ये पूरा होता दिख रहा है सपना? जी निश्चित रूप से विकास जी, हमने श्री राम मंदिर के भी सारे आंदोलन को 500 साल तक हमारे पुरखों ने उसको चला के रखा, क्योंकि हमारी आस्था के केंद्र जहां हम घी के दीप तो नहीं जला पाए विकास जी, पर अपने रक्त की अंजलि तो देते ही रहे 500 साल लगातार। फिर बाद में कानून के माध्यम से हमें अधिकार मिला कि हम अपने आराध्य को सम्मानजनक मंदिर में प्रतिष्ठित कर सकें। तो इसी तरह जो हमारे दूसरे स्थान है उस पर भी कानून की लड़ाई समाज लड़ रहा है। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सत्य और तथ्य तो सामने होता है। कभी कभी तो व्यक्ति नहीं बोलता विकास जी, पत्थर भी गवाही देने लग जाते हैं, वो भी बोलने लग जाते हैं, सच को वो भी प्रकट करने लग जाते हैं। और ऐसा ही सच अब काशी में जो सर्वे हुआ उसमें निकलकर सामने भी आया है। साध्वी रितंबरा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया बीपी न्यूज से बातचीत करने के लिए। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने आज दिल्ली में मस्जिद और मजार पर जाने के बाद मदरसे वो पहुंचे। दिल्ली के कस्तूरबा गांधी मार्ग पर स्थित मदरसे में मोहन भागवत ने बच्चों के साथ मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने बच्चों से पढ़ाई के बारे में भी पूछा। इस मौके पर मदरसे के प्रमुख डॉक्टर सुहेल इलियासी ने मोहन भागवत को राष्ट्रपति और राष्ट्र ऋषि बताया है। राष्ट्रपिता, माफ कीजिए, राष्ट्रपिता और राष्ट्र ऋषि बताया है। तो मोहन भागवत आज पहुंचे मदरसे में, वहां पे प्रमुख डॉक्टर सुहेल इलियासी ने मोहन भागवत को राष्ट्रपिता कह डाला। पहली मर्तबा वो किसी मस्जिद में आए हैं। वो राष्ट्रपिता हैं इस देश के, राष्ट्र ऋषि हैं। मोहन भागवत जी के यहाँ आने से मुझे लगता है कि एक अच्छा संदेश जाएगा, क्योंकि हमारे सबके धर्म ज़रूर अलग हो सकते हैं, हमारी सबकी इबादत करने के तरीके ज़रूर अलग हो सकते हैं, हमारी परंपराएं ज़रूर अलग हो सकती हैं, लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा धर्म है वो इंसान का है और इंसानियत का है। भारत में रहते हैं, हम सब भारतीय हैं। आओ हम सब मिलकर भारत को मजबूत करें, भारतीयता को मजबूत करें। राष्ट्र सर्वोपरि है। इसी पैगाम को आम करने की जरूरत है। तो मातृभूमि में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। शाम 7 बजे भारत की बात में आपसे एक बार फिर होगी मुलाकात। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।